हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके थे। जैसे प्रकाश का परावर्तन में आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सतह से चिकनी या पॉलिश सरफेस से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये घटना क्या थी? प्रकाश का परावर्तन थी। इसके बाद अपने पढ़ रहे हैं दर्पण। लेकिन दर्पण को पढ़ने से पहले अपने दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक तो बिंब और दूसरा है प्रतिबिंब। इसको जानेंगे सबसे पहले अपने कि बिंब क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, फिर अपने दर्पण पे चलेंगे। ठीक है, देखो बिंब क्या होता है। बिंब या ऑब्जेक्ट, बिंब क्या होता है कि बिंब वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को या तो उत्सर्जित करती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, या तो प्रकाश को क्या करती हैं, जैसे अपने दो प्रकार के ऑप्टिकल सोर्स पढ़े थे, प्रकाशीय स्रोत, एक तो प्रदीप्त था, एक अप्रदीप्त था। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के अपने स्रोत पढ़े थे ना, एक तो प्रदीप्त पढ़ा था और एक अप्रदीप्त पढ़ा था। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? अपने बिंब होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे अपना सूर्य है, ठीक है, और ऑल्पिन है, बुक है, ये सारे के सारे क्या है? बिंब है। और दूसरी बात अपने करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब या इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है कि प्रकाशीय किरण रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वहां उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप लोग कि प्रकाशीय किरण रिफ्लेक्ट दर्पण से रिफ्लेक्ट या लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और दूसरा है आभासी। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब वो होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वे होते हैं जिनको अपने पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता, किया जा सकता, या फिर प्रकाशीय किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? ऐसे प्रतिबिंब हैं जिनको अपने पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, और इनको आप डार्क लाइन से शो करते हैं। ठीक है, जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है। जैसे सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में जो पिक्चर्स है उनको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कौन से प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं? ऐसे प्रतिबिंब हैं जिनको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात वास्तव में प्रकाशीय किरणें इसमें मिलती हैं। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं? दूसरी बात, एक बात और रहेगी इसमें, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब है वो क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब, जस्ट इसका अपोजिट। इनको पर्दे पे प्राप्त कर सकते हो आप, इनको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि वे प्रतिबिंब जिनको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे दर्पण के अंदर इमेज होती है, उनको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? उसमें आभासी होगा। जैसे शीशे के अपने सामने खड़े हैं, जब तक है तब तक अपना प्रतिबिंब है अंदर, और जैसे ही अपने हटेंगे तो प्रतिबिंब भी हट जाएगा। तो ये क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब जो प्रकाशीय किरणें होती हैं ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, ओनली मिलती हुई क्या होती हैं?
प्रतीत होती हैं, और इन प्रकाशीय किरणों को आप डॉट डॉट से शो करते हो। ठीक है, इन प्रकाशीय किरणों किससे शो करते हो आप? डॉट डॉट से। इसके बाद ये जो आभासी प्रतिबिंब है आपको दर्पण में देखने को मिलता है, जैसे समतल दर्पण है, ठीक है, उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो बिंब और प्रतिबिंब थे अपने पास। बिंब कौन सा होता है? कि जिनसे प्रकाशीय किरणें वास्तव में आती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, वो कौन से होते हैं? बिंब होते हैं। और प्रतिबिंब कौन से होते हैं? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहां प्रकाशीय किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वो क्या, वहां पर क्या बनता है? उसका इमेज या प्रतिबिंब बनता है। अब अपने चलते हैं दर्पण पे। दर्पण, दर्पण क्या होता है? पहले डेफिनेशन देख लो इसकी। मान लो आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, मान लो आपके पास कोई पारदर्शी कांच की प्लेट है, पारदर्शी कांच की प्लेट है। इस पर एक सतह पर आप यदि एक परावर्तक पदार्थ या चांदी की पॉलिश कर दो, इसकी एक सतह पर परावर्तक पदार्थ या चांदी की पॉलिश कर दो, तो इस साइड को अपने क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे या मिरर कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है दर्पण। यदि आप किसी पारदर्शी कांच की प्लेट के एक सतह पर परावर्तक पदार्थ की क्या कर दोगे? पॉलिश या चांदी की पॉलिश कर दोगे, सिल्वर की, तो इसकी दूसरी सतह किसकी तरह क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। अब ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं दर्पण के। नंबर एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है? मान लो आपके पास कोई समतल कांच की प्लेट है, पारदर्शी, इसकी एक सतह पर चांदी की या परावर्तक पदार्थ की यदि अपने पॉलिश कर दें, तो इसको अपने क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, या प्लेन मिरर। फिर आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो अवतल और दूसरा है उत्तल। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक तो अवतल है और दूसरा क्या है? उत्तल है। अवतल दर्पण कौन से होते हैं? अवतल दर्पण वो होते हैं इस प्रकार से, अपने पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो, आकृति आप लोग। ऐसे दर्पण होते हैं जिनकी बाह्य पृष्ठ पर अपने क्या कर दें? पॉलिश कर दें। तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण हो। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे दर्पण, अगर अवतल दर्पण की डेफिनेशन देखो तो क्या कहोगे आप लोग? ऐसे दर्पण जो बीच में से तो क्या होते हैं? अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, वो कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। और उत्तल दर्पण कौन से होते हैं? यदि आप इसके अंदर धसे हुए पदार्थ पर क्या कर दो, भाग पर क्या कर दोगे? पृष्ठ पर क्या कर दोगे? पॉलिश कर दोगे, तो वो कौन से दर्पण होंगे? उत्तल दर्पण होंगे। ठीक है, मान लो आपके पास कांच का कोई वक्र है, ठीक है, इसमें यदि आप उभरे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश करते हो तो कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण बनता है। यदि आप अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश करते हो तो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण होते हैं। एक बार आपको सिंपली इसके टाइप बताएं, इनको दोनों को अपने डिटेल से करेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण को। वहाँ डिटेल से इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, ये बने कैसे वो भी देखेंगे, इसमें इमेज कैसी बनी है वो भी देखेंगे। ठीक है, एक बार आपको दर्पण के ओनली प्रकार बताएं कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपने समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा होता है? इसकी डेफिनेशन अभी बता दी मैंने आपको। ठीक है, यदि आप कांच की पारदर्शी प्लेट की एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दें तो ये क्या कहलाता है? समतल दर्पण। इस पर कोई प्रकाश या किरण आपतित करवाई जाए तो ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब समतल दर्पण के अंदर जो अपने घरों में शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है मोस्टली। ठीक है, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। इसमें जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं हम। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण,
प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसा बनता है वो देखेंगे अपन। मान लो आपके पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहां पर आपके पास कोई ऑप्टिकल सोर्स पड़ा हुआ है, बिंब जिसको आप बोलोगे, ये क्या है आपका बिंब है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपने पॉलिश कर दी इसकर चांदी की। अब इससे प्रकाशीय किरणें क्या होंगी, इसकी सतह से टकराएंगी, ये गई, ये गई, ठीक है, और इधर फैल जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, ये परावर्तित, ठीक है। और यहां मान लो आपकी आंख है, ठीक है। अब ये जो प्रकाशीय किरणें आपकी यहां से रिफ्लेक्ट हुई, आपको कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, इसके अंदर से डैश डैश पीछे मिला हो गया, प्रतीत होंगी आप। तो यहां पर मान लो ये मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो यहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अपने यहां से देखो प्रतिबिंब जो बना है, तो उसमें प्रकाशीय किरणें मिली है या मिलती हुई प्रतीत हुई है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है। वास्तविक नहीं होगा, ये क्या होगा, आभासी होगा। अब आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं या सीधे होते हैं, सीधे होते हैं, और ये क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो ये इस प्रतिबिंब की क्या होगी, प्रकृति होगी। दूसरी बात अपने ये देखते हैं कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर अपना बिंब होगा, जितनी दूरी पर बिंब होगा, उतनी ही दूरी पर अंदर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लो इस समतल दर्पण से बिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, अंदर 2 सेंटीमीटर की दूरी। जैसे आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, मिरर के सामने खड़े होते हैं अपने, अगर अपन मिरर के पास में जाते हैं तो अपना प्रतिबिंब भी पास आता है, ठीक है, और दूर जाते हैं प्रतिबिंब भी अपना क्या होता है, दूर जाता है। यानी कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर बिंब होता है उतनी दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और दूसरी, जो बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ऊंचाई भी क्या रहती है, बराबर रहती है, ऊंचाई भी इसकी क्या रहती है, बराबर रहती है। तो अपने यदि देखें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना, उसमें क्या होता, पहली बात तो उसमें एक बात देखोगे आप लोग कि प्रतिबिंब क्या होगा, जो प्रतिबिंब आपके पास यहां बनेगा, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब जो दायां होगा समतल दर्पण में वो क्या दिखाई देगा आपको, बायां, और जो बायां होगा वो क्या दिखाई देगा, दायां दिखाई देगा। जैसे मान लो आपके पास कोई समतल दर्पण है, ठीक है, अब यहां पर मैंने P रख दिया, इसका ये P अपना बिंब है, तो इसके अंदर मिरर के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ये Q दिखाई देगा। जो दायां था वो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। यानी कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। जो दायां होता है वो बायां दिखाई देता है, और जो बायां होता है वो दायां दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहती है, बिंब के समान लिख सकते हो आप, यानी कि जितना समतल दर्पण से बिंब दूरी पर होता है उतने ही अंदर प्रतिबिंब होता है, ठीक है। दूरियां क्या रहती हैं, बराबर रहती है, ऊंचाइयां भी क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, ठीक है। तीसरी बात अपने करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति।
जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति, नेचर कैसी होती है? ये जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, आभासी है तो इसका मतलब पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात, आभासी है तो ये क्या होगा? उल्टा होगा या सीधा होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जो समतल दर्पण होता है इसमें जो बिंब बनता है वो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब से समान दूरी पर होता है और समान आकार का होता है। ठीक है, समान दूरी पर और समान आकार का होता है। ठीक है, आकार और दूरी में कोई चेंज नहीं आता और इसकी नेचर क्या रहती है? आभासी होता है और सीधा होता है। तो इस प्रकार से समतल दर्पण में आप प्रतिबिंब बना सकते। नेक्स्ट चलते हैं अपने गोलीय दर्पण। ये आपका समतल दर्पण हो गया। इसको साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने गोलीय दर्पण। इसको ध्यान से समझोगे आप। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई कांच का गोला है, पारदर्शी खोखला गोला। कोई कांच का आपके पास क्या है? खोखला कांच का गोला। ये इसका क्या है? यहां केंद्र है। अब आप क्या करते हो, मान लो आपने यहां से इसको काट दिया। ठीक है, अब ये जो आपके पास वक्र भाग बचा है, ठीक है, ये जो आपके पास वक्र भाग बचा है, यदि आप इसके बाहर पॉलिश कर दो, ठीक है, तो इस साइड वाला जो है भाग वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार से पढ़े आपने, पीछे टाइप बता दी मैंने आपको। एक तो अवतल होता है और एक उत्तल होता है। ठीक है, अब मान लो एक पार्ट मैंने यहां से काटा। ठीक है, एक पार्ट मैंने यहां से काटा और इसके आंतरिक जो भाग है यहां पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। ठीक है, अब बाह्य भाग में आपको इमेज दिखाई देगी और इस दर्पण को अपने क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ये जो दर्पण है वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यदि आप बाह्य भाग पर पॉलिश करते हो तो अवतल दर्पण, यदि आप आंतरिक भाग पर पॉलिश करते हो उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे आपने एग्जांपल अगर अपने ले, चम्मच देखा होगा आपने, चम्मच को जब अपने देखते हैं तो ये वाला भाग जो रहता है इसका, इधर वाला, ये तो किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह। और ये जो वक्राकार भाग है ये किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण की तरह। ठीक है, ये अवतल दर्पण की तरह और ये उत्तल दर्पण की तरह भी है। तो ये होते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार से अपने पास, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ एक डेफिनेशंस है, परिभाषाएं, वो देख लेते हैं अपन। परिभाषाएं, डेफिनेशंस है इसमें। सबसे पहले अपने बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? मान लो आपके पास एक अवतल दर्पण ले लेते हैं अपन। ये मान लो आपके पास अवतल दर्पण, ठीक है। इस अवतल दर्पण में जो इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, इसको आप पोल पी से लिखते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्रुव। ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं अपने वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो, ये जो गोलीय दर्पण है जिस कांच के गोले से लिए जाते हैं, ये जो गोलीय दर्पण है जिस कांच के गोले से लिए जाते हैं, उसका जो केंद्र होता है C, वो इसका क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। अब ये जो अवतल दर्पण लिए, इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट लिया ना आपने, तो केंद्र ये रहा, इधर है। ठीक है, तो मान लिया यहां पर इसका केंद्र है C,
ये इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। डेफिनेशन आप लिखते जाओगे या नोट्स में से पढ़ लेना इसको, ठीक है, कि वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पणों को जिस कांच के गोले से लिया जाता है उनका जो केंद्र होता है वो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। नंबर 3 बात करते हैं अपने वक्रता त्रिज्या की, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है इसको अपने क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद अपने चलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है उस रेखा को अपने क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, जब अपने गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनाएंगे तो इनका बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए गोलीय दर्पणों में, ठीक है। वक्रता केंद्र पहली थी अपनी ध्रुव थी, ठीक है। जो अपने पास गोलीय दर्पण होता है इसका मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। फिर वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण को जिस खोखले कांच के गोले से लिया जाता है उसका जो केंद्र होता है वो उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर अपने पास आती है वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वो उसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं अपने फोकस बिंदु। फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु क्या होता है, मान लो कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ये अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाशीय किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है वो जो बिंदु है वो उसका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। कैपिटल एफ से लिखते हैं उसको, क्या कहलाता है, फोकस बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं अपन, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है वो दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी फोकस दूरी। इसके बाद नंबर 7 जो डेफिनेशन है वो अपने पढ़ते हैं द्वारक की। द्वारक क्या होता है, जो भी आपके पास गोलीय दर्पण है इसके दोनों सिरों को जो मिला दिया जाता है, इसके दोनों सिरों को मिला दिया जाता है जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, इसको अपने क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं या अपर्चर कहते हैं। द्वारक का मतलब आप ये समझो कि जहां से प्रकाशीय किरणें समतल गोली दर्पणों से टकरा सकते हैं या परावर्तित हो सकते हैं जिस एरिया से, ठीक है, वो इसका टोटल क्या होता है, द्वारक होता, ठीक है। ये था अपना गोलीय दर्पण। इसके बाद अपने पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, तो उनको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।